गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इतिहास के अंतर्गत आज हम शुरू करने जा रहे हैं दूसरा अध्याय, यूरोप में समाजवाद का आगमन या यूरोप के अंदर समाजवादी क्रांति या रूसी क्रांति के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इस समय को सामाजिक परिवर्तन का युग है वो कहा जाता है। तो इसको सामाजिक परिवर्तन का युग क्यों कहा जाता है? पिछले अध्याय में आपने फ्रांसीसी क्रांति के बाद यूरोप में फैलते जा रहे स्वतंत्रता और समानता के शक्तिशाली विचारों के बारे में पढ़ा कि जब फ्रांस के अंदर क्रांति हुई तो वहाँ पर स्वतंत्रता और समानता के विचार हैं वो पूरे यूरोप के अंदर फैलने लगे। पूरे यूरोप के अंदर जो लोग हैं वो स्वतंत्रता और समानता के लिए आंदोलन करने लगे। फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक संरचना के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन की संभावनाओं का सूत्रपात कर दिया कि अब क्या है, जो सामाजिक जो पुरानी जो संरचना है उसको अब बदला जा सकता है, उसके अंदर परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इन संभावनाओं को पैदा कर दिया। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि 18वीं सदी से पहले फ्रांस का समाज मोटे तौर पर स्टेट्स और श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। फ्रांस समाज की आर्थिक और सामाजिक सत्ता पर कुलीन वर्ग और चर्च का नियंत्रण था। तो जो कुलीन वर्ग और चर्च के जो लोग थे उनका अधिकार था पूरे समाज के ऊपर। लेकिन क्रांति के बाद इस संरचना को बदलना संभव दिखाई देने लगा। यूरोप और एशिया सहित दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में व्यक्तिगत अधिकारों के स्वरूप और सामाजिक सत्ता पर किसका नियंत्रण हो, इस पर चर्चा छिड़ गई कि लोगों को कौन कौन से अधिकार हैं वो दिए जाने चाहिए, और अगर क्या है जो राजतंत्र अगर सही नहीं है तो समाज के ऊपर जो सामाजिक सत्ता है उसके ऊपर किसका नियंत्रण हो। भारत में भी राजा राम मोहन राय और डेरोजियो ने फ्रांसीसी क्रांति के महत्व का उल्लेख किया, और भी बहुत सारे लोग क्रांति पश्चात यूरोप की स्थितियों के बारे में चल रही बहस में कूद पड़े। आगे चल करके उपनिवेशों में घटी घटनाओं ने भी इन विचारों को नया रूप प्रदान करने में अपना योगदान दिया। उपनिवेश क्या होते हैं? जो कोई भी शक्तिशाली देश किसी कमज़ोर देश को जो अपना गुलाम बना लेता है या उसके संसाधनों का वो शोषण करना शुरू कर देता है तो उसको उस देश का उपनिवेश कहा जाता है। जैसे हमारा देश भी जो अंग्रेज हैं उनका उपनिवेश रहा है। मगर यूरोप में भी सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे कि समाज के अंदर क्या है एकदम से परिवर्तन हो जाए, एकदम से समाज परिवर्तित हो जाए। तो पूरे यूरोप के अंदर क्या है, जो लोग हैं वो अलग अलग वर्ग में बटे हुए थे समाज के अंदर परिवर्तन को लेकर के। इस सवाल पर सबकी अलग अलग राय थी। बहुत सारे लोग बदलाव के लिए तो तैयार थे, लेकिन वह चाहते थे कि यह बदलाव धीरे धीरे हो। एक समूह ऐसा था जो ये चाहते थे कि बदलाव तो होने चाहिए लेकिन धीरे धीरे होने चाहिए। एक समूह या एक खेमा ऐसा था जो चाहता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, या समाज के अंदर एकदम से अचानक जो परिवर्तन है वो होने चाहिए। कुछ रूढ़िवादी भी थे तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तनवादी, जिनको रेडिकल कहा जाता है, समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फ़र्क थे, इन तीनों में फ़र्क क्या थे, और कौन कौन सी बातें थी जो समान थी। यहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन शब्दों का अर्थ हर काल और परिवेश में एक नहीं था। अब देखिए कि इस अध्याय में 19वीं सदी की कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाओं या राजनीतिक जो परंपराएं हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि उन्होंने परिवर्तन के संदर्भ में क्या असर डाला, कि कैसे समाज के अंदर परिवर्तन हुआ। इसके बाद हम एक ऐसी ऐतिहासिक घटना पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे जिसमें समाज के रेडिकल पुनर्गठन का एक गंभीर प्रयास किया गया, कि समाज को दोबारा से उसका पुनर्गठन करने का प्रयास किया गया। रेडिकल जो लोग थे जो समाज के अंदर एकदम से अचानक परिवर्तन चाहते थे, उनके द्वारा
रूस में हुई क्रांति के फलस्वरूप समाज 20वीं सदी का स्वरूप तय करने वाले सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली विचारों की श्रृंखला का हिस्सा बन गया था। तो समाजवादी क्रांति कहाँ पे हुई? रूस के अंदर हुई। तो रूस के अंदर समाजवादी क्रांति होने के कारण क्या थे उसके बारे में हम बाद में बड़े विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले आप देखिए कि हमने यहाँ पर 3 शब्द हैं वो देखें कि उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो सबसे पहले इन तीनों शब्दों के जो अर्थ है वो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इनका अर्थ क्या है, और ये उदारवादी कौन थे, रेडिकल कौन थे और रूढ़िवादी कौन थे। तो इनके बारे में विस्तार से जानने का प्रयास अभी करते हैं कि समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह उदारवादियों का था। तो उदारवादी भी क्या चाहते थे? समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहते थे। जो पुराने समय से जो पारंपरिक जो एक सिस्टम है, एक तंत्र है वो चलता आ रहा है, उसको बदलना ये लोग चाहते थे। तो ये भी समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहते थे। और क्या था? उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्म को बराबर का सम्मान मिले, सभी धर्मों को बराबर का सम्मान मिले, ऐसा देश वो चाहते थे। शायद आप जानते होंगे कि उस समय यूरोप के देशों में किसी एक धर्म को ही ज़्यादा महत्व दिया जाता था। जैसे ब्रिटेन की सरकार चर्च ऑफ इंग्लैंड का समर्थन करती थी, ऐसे ही ऑस्ट्रिया और स्पेन की सरकार क्या है वो कैथोलिक चर्च के समर्थक थे। तो किसी एक धर्म को बढ़ावा है वो दिया जाता था। तो उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के भी विरोधी थे। वो चाहते थे कि वंश के आधार पर जो है वो शासन है वो नहीं होना चाहिए। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार दिए जाएं और सरकार उन व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करे। उनका कहना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने, उनको छीनने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित चुनी हुई सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। तो ये न्यायपालिका को स्थापित करने के पक्ष में थे। ये एक ऐसी सरकार चाहते थे जो लोगों के द्वारा चुनी गई हो और प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनी गई हो, कि जो सबसे अधिक जो लोग जिस सरकार के पक्ष में वोट करेंगे तो उसी सरकार का जो शासन है वो देश के ऊपर होना चाहिए। ये जो राजा थे, शासक थे और या अफसर थे, उनके प्रभाव से समाज को मुक्त करना चाहते थे। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। लेकिन ये लोकतंत्रवादी नहीं थे। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। इनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिवान व्यक्तियों को ही मिलना चाहिए। तो यहाँ पर उदारवादियों के विषय में हमने कुछ विशेषताएं हैं वो जानी। तो उदारवादी कौन थे? ये लोग वंश पर आधारित शासकों की जो सत्ता है, ताकत है, उसका विरोधी थे। ये व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। ये जो व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों का हनन उनसे कोई नहीं कर सकता, ऐसा उनको अधिकार दिया जाना चाहिए। ये ऐसी सरकार चाहते थे जो प्रतिनिधित्व के ऊपर आधारित थी, जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त हो। ये एक स्वतंत्र न्यायपालिका चाहते थे जिसके ऊपर किसी प्रकार के किसी शासक या अफसर का प्रभाव है वो ना हो। लेकिन ये लोग लोकतांत्रिक नहीं थे। ये सभी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में नहीं थे। तो उदारवादियों के बारे में इतनी सारी विशेषताएं हमने पढ़ी। तो यहाँ से प्रश्न है वो यही बनेगा कि उदारवादी कौन थे और उदारवादियों की क्या क्या विशेषताएं थी। उसके बाद देखिए, इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग कौन थे? ये एक ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो, कि देश की जो आबादी है, देश के जो लोग हैं, वो जिस सरकार के पक्ष में अधिक से अधिक लोग होंगे तो वही सरकार है वो देश के ऊपर शासन करेगी। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी समर्थक थे। मतलब ये सभी को वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे और महिलाओं को भी वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे कुछ लोग।
उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेष अधिकार के खिलाफ थे। उदारवादी चाहते थे कि जो उद्योगपति हैं और जो क्या है समाज के अंदर जो जमींदार हैं उनको कुछ विशेष अधिकार हैं वो दिए जाने चाहिए, लेकिन ये जो लोग थे रेडिकल, ये उद्योगपतियों और जो जमींदार थे उनको किसी भी प्रकार के विशेष अधिकार दिए जाने के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण के विरोध वो ज़रूर करते थे कि निजी संपत्ति विरोधी नहीं थे, लेकिन क्या है कुछ लोगों के पास है वो निजी संपत्ति प्रचुर मात्रा में हो उसके ये विरोधी थे। रूढ़िवादी तबका, रेडिकल और उदारवादी। जो रूढ़िवादी कौन थे, हमने दो के बारे में पढ़ा, रेडिकल और उदारवादियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ये जो रेडिकल जो लोग थे उनकी विशेषताएं हैं, उदारवादियों के हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखिए रूढ़िवादी कौन थे। रूढ़िवादी जो थे वो रेडिकल और उदारवादियों दोनों के खिलाफ थे, मगर फ्रांसीसी क्रांति के बाद रूढ़िवादी भी बदलाव की ज़रूरत को स्वीकार करने लगे थे। वो भी चाहते थे कि समाज के अंदर बदलाव हो। अगर बदलाव नहीं हुआ तो फ्रांसीसी क्रांति की तरह कोई दूसरी बड़ी क्रांति है वो खड़ी हो सकती है और हमारी सत्ता को नुकसान पहुंच सकता है, राजा का शासन खत्म हो सकता है। तो पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे। वो परिवर्तन समाज के अंदर नहीं चाहते थे, लेकिन 19वीं सदी तक आते आते वे भी मानने लगे थे कि कुछ परिवर्तन आवश्यक हो गया है, परंतु वह चाहते थे कि अतीत का सम्मान किया जाए, अर्थात अतीत को पूरी तरह ठुकराया ना जाए और बदलाव की जो प्रक्रिया है वो कैसी हो, धीमी हो। मतलब जो पुरानी जो परंपराएं हैं, रीति रिवाज है, उनका सम्मान करते हुए उनको ठुकराना नहीं है या उनको पूरी तरीके से उनको ख़त्म नहीं करना है। तो उनको अपनाते हुए क्या है जो बदलाव की जो प्रक्रिया है वो इतनी धीमी हो कि पता ही ना चले कि कब परिवर्तन है वो हो गया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद पैदा हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान सामाजिक परिवर्तन पर केंद्रित इन विविध या अनेक प्रकार के विचारों के बीच काफ़ी टकराव हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय कायांतरण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं और संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। तो अभी तक हमने पढ़ा कि उदारवादी कौन थे, रूढ़िवादी कौन थे और रेडिकल कौन थे। तो एक प्रश्न यहाँ से बनेगा कि रूढ़िवादियों से आप क्या समझते हैं, उनकी विशेषताएं क्या थी, उदारवादी कौन थे, उनकी विशेषताएं क्या थी, या आपका रेडिकल कौन थे, उनकी विशेषताएं क्या थी। तो सबसे पहले यही मुख्य प्रश्न है जो आपने याद करना है, और अगर ये प्रश्न है वो आप याद कर लेते हैं तो अगला जो अध्याय है या अध्याय के अंदर आने वाले जो विभिन्न जो टॉपिक हैं उनके बारे में आप सही तरीके से जान पाएंगे, समझ पाएंगे। धन्यवाद।